एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों का मौर्योत्तर काल चल रहा है और अभी तक हमने इसमें मौर्योत्तर काल की राजनीति, इसके अलावा अर्थव्यवस्था और उसके समाज के बारे में बात कर ली थी। तो आज की वीडियो में मैं मौर्योत्तर काल की कला उस टाइम पे किस तरीके की देखने को मिलती है, यानी कि उस टाइम पे उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरीके का था, इसके बारे में ही मैं आज की वीडियो में बात करूंगी। तो आज हम लोग मौर्योत्तर काल की कला में क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग पहले स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा फिर हम मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे और फिर इसमें हमें शिल्प और चित्रकला भी देखने को मिलती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को स्थापत्य कला के बारे में ही बताने वाली हूँ, जिसमें हम लोग स्तूप, चैत्य और विहार, इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ स्थापत्य कला के बारे में ही बात करूँगी। उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर मैं मूर्ति कला के बारे में बताऊँगी, जिसमें मैं ये गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला के बारे में बात करूंगी। और ये जो कलाएं हैं ये बड़ा टॉपिक है, तो इनके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उनमें अलग अलग से मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। स्थापत्य कला में सबसे पहले हम लोग स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मौर्योत्तर काल है इसमें हमें बहुत से राजवंश देखने को मिले थे, और अभी जो मैं बता रही हूँ ये हम उन सारे राजवंशों का एक साथ उनकी किस तरीके की कला थी उस टाइम पे, तो उन सारे राजवंशों के एक साथ ही बताऊंगी। तो इसमें हम सब लोग सबसे पहले शुंग वंश के बारे में बात कर लेते हैं। शुंग शासक जो थे इन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन इसके अलावा ये बौद्ध कला को भी संरक्षण प्रदान करते थे। शुंग जो शासक हैं उन्होंने मौर्य काल के जो स्तूप थे उनका पुनरुद्धार भी कराया, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नए स्तूपों का भी निर्माण कराया। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने सांची, बरहुत इत्यादि जो स्थल हैं इन पर नए स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो इन्होंने नए स्तूप बनवाए थे इनकी कुछ संरचना तो हमें मौर्य काल की तरह ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसमें कुछ चेंज करवा दिए थे। जैसे कि अगर हम बात करें, इन स्तूपों की जो रेलिंग होती थी, इसके अलावा जो तोरण होता था, उनका निर्माण ये अब लोग पत्थर से करने लगे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर्वप्रथम रेलिंग और तोरण पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक अगर हम बात करें तो वो हमें शुंग वंश के काल में ही देखने को मिलते हैं। यानी कि अब ये लोग जो बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको पिक्चर्स के माध्यम से ये जो रेलिंग और तोरण है उन पर दिखाने लगे थे, तो वो भी हमें शुंग वंश के टाइम पे ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अब हम लोग सातवाहन वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सातवाहन वंश था उनके अगर हम बात करें तो उनके संरक्षण में हमें देखने को मिलता है कि अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो दो प्रमुख स्थल हैं वो बौद्ध कला के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। इन दोनों स्थानों से ही हमें स्तूपों के साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो स्तूप इन लोगों ने बनवाए थे इनमें ये लोग बड़े पैमाने पर संगमरमर का जो पत्थर होता है उसका उपयोग करते थे। इसके अलावा इनके जो स्तूप होते थे उनमें हमें बौद्ध धर्म जो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, तो उन दोनों ही शाखाओं का हमें इन पर प्रभाव दिखाई देता है। मैंने बताया था कि मौर्योत्तर काल में ही जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था उसने चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की थी, और उसी टाइम पे जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान।
तो ये दोनों ही जो शाखाएं थी उनका प्रभाव हमें सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने जिन स्तूपों का निर्माण करवाया था उन पर देखने को मिल जाता है। अब हम लोग कुषाण वंश के बारे में अगर बात करें तो कुषाण जो शासक थे उन्होंने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया है, लेकिन हमें इनके कोई भी अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो कनिष्क शासक था उसने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था, जिस पर हमें महायान जो बौद्ध धर्म है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें इसके कोई अवशेष तो मिलते नहीं हैं कि कुषाण शासकों ने भी स्तूपों का निर्माण करवाया था, लेकिन जो इनके साहित्य हैं उनसे हमें पता चलता है सिर्फ जो कनिष्क जो शासक था उसने ही कुछ विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये हम स्तूप की संरचना देख सकते हैं। ये स्तूप जो हैं कुछ इस तरीके के बनाए जाते थे। ये जो अभी मैंने तोरण के बारे में बात की, तो ये जो प्रवेश द्वार पे जो होता था ये इसको तोरण कहते थे, और ये जो रेलिंग है इसे ही रेलिंग या फिर इसे वेदिका भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो होती थी ये यहाँ से प्रवेश द्वार के बाद ये इसको जो रास्ता होता था इसे मेधी कहते थे, और ये चारों साइड हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें चारों साइड प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये वाला जो ऊपर चढ़ के ये वाला जो मार्ग आता है वहाँ इसे हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते थे, यानी कि यहाँ पर लोग दक्षिणा करते थे, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो कुछ इस तरीके के स्तूप जो हैं वो इस टाइम पे बनाए जाते थे। अब हम लोग चैत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो चैत्य है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिंता से संबंधित। अगर हम सातवाहन शासकों के बारे में बात करें तो सातवाहन शासकों के संरक्षण में हमें महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में चैत्यों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भज, कार्ले, वेदसा, कन्हेरी, अजंता इत्यादि जो प्रमुख स्थल हैं इनसे हमें बड़ी संख्या में चैत्यों के प्रमाण मिलते हैं। इन जो चैत्य हैं, अब हम इनकी कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो ये जो चैत्य होते थे ये पहाड़ों को काट के बनाए जाते थे, यानी कि कुछ इस तरीके के चैत्य जो हैं वो ये जो गुफाएं आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो पहाड़ हैं इनको काट के कुछ गुफाओं जैसे ये जो चैत्य हैं वो बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो इनका प्रवेश द्वार होता था उस पर घोड़े की नाल की तरह तोरण का निर्माण करवाया जाता था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये जो इनका प्रवेश द्वार है ये इन पर कुछ इस तरीके का, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इस तरीके का निर्माण करवाया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो हॉल है इनके दोनों तरफ श्रृंखलाबद्ध स्तंभ बनाए जाते थे। जैसा कि आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं ये जो हॉल है इसके चारों ओर ये स्तंभ आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के स्तंभ बनाए जाते थे। इसके अलावा हॉल का जो अंतिम छोर होता था उस पर एक स्तूप बनवाया जाता था। इसके अलावा इनके चारों ओर हमें प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिलता है। तो ये हमने चैत्य के बारे में बात की, और आप ये कुछ चैत्य देख सकते हैं। ये इस तरीके से पहाड़ों या फिर पर्वतों को काटकर उनके अंदर गुफाओं के जैसे बनाए जाते थे। अब हम लोग बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मौर्य काल की तरह इस काल में भी हमें गुफा बिहार के बारे में, अगर हम सातवाहन शासकों के बारे में बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने पश्चिमी भारत यानी कि जो वेस्ट इंडिया है उस टाइम पे इन्होंने जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे बड़ी संख्या में बिहारों का निर्माण करवाया था। जैसे कि हम देख सकते हैं भज, कार्ले और वेदसा नामक जो स्थान है इन पर हमें कुछ प्रमुख बिहारों को प्रमाण देखने को मिल जाते हैं जो सातवाहन शासकों ने बनवाए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सातवाहन शासकों के अतिरिक्त कुषाण जो शासक कनिष्क था उसने भी एक बिहार का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सुई बिहार। इसके अलावा जो कलिंग शासक थे जिनका नाम खारवेल था
उन्होंने भी उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में कुछ विहारों का निर्माण करवाया था। अब अगर हम इन विहारों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनमें भी हमें प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें मंडल भी होता था और इनके जो कमरे होते थे वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे। इसके अलावा इन विहारों में हमें स्तंभ भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कलात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो जो कार्ले का चैत्य है वो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ये कार्ले का बिहार है, कार्ले का बिहार जो है वो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो ये हमने बिहार के बारे में बात की। आप ये बिहार का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के बिहार बनाए जाते थे। ये जो है ये इनका प्रवेश द्वार देखने को मिलता है और ये जो बीच में इनका हॉल टाइप का बनवाया जाता था, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हॉल जो है वो बनाया जाता था। और ये भी जो बिहार हैं वो भी पहाड़ियों या फिर पर्वतों के बीच में ही बनाए जाते थे। तो ये आज हमने मौर्योत्तर काल के स्थापत्य कला के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला जो थी, जिसमें हम लोग गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला को एक एक करके अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।